नमस्कार मित्रों, इम्फान IAS PCS क्लासेस में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज हम लोग इस वीडियो में संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना पर IAS PCS तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नों की सीरीज पर चर्चा करेंगे, जिसमें लगभग 20 से अधिक MCQ प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर चर्चा कीजिए। पहला है कि 4 प्रकार के न्याय की बात की गई है। दूसरा, 3 प्रकार के समानता की चर्चा की गई है। तीसरा है 4 प्रकार की स्वतंत्रता पर बात की गई है। और चौथा है कि संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित 26 नवंबर 1949 को किया गया था। तो इस चारों स्टेटमेंट में केवल चौथा स्टेटमेंट सही है, क्योंकि प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय है, जिसे बोलते हैं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। जबकि स्वतंत्रता की बात करें तो स्वतंत्रता जो है 5 प्रकार की है। इसमें लिखा है 4 प्रकार की: विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की। और दूसरा वाला जो 3 प्रकार की समानता कह रहा है, तो समानता केवल 2 ही प्रकार की है, वो है प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। तो पहला, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट गलत है, मतलब केवल चौथा ही सही है, क्योंकि भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था। तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर देखिए 1 2 2 3 1 2 3 या 4, केवल चौथा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्र, गणराज्य, पंथ निरपेक्ष या समाजवादी। तो इसको सही क्रम में अरेंज करना है। जो संविधान में एकदम सही क्रम में लिखा गया है, उसी के क्रम में इसको अरेंज करना है। देखिए, सबसे पहले आता है प्रभुत्व संपन्न, फिर आता है समाजवादी, फिर आता है पंथ निरपेक्ष, और फिर आता है लोकतांत्रिक, और अंतिम में आता है गणराज्य। तो इसका सही आंसर अगर हम लोग करें तो पहला, फिर पांचवा, फिर चौथा, फिर दूसरा और फिर तीसरा। तो ये इसका सही आंसर ये चौथा वाला है। तो प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो यह पहला है कि यह पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। तो ये सही है, क्योंकि 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में प्रस्ताव रखा गया था, जो 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया और बाद में यही संविधान की उद्देशिका बना। दूसरा, इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। तो ये भी सही है, क्योंकि इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, इसीलिए इसे न्याय योग्य या गैर न्यायिक माना जाता है। तीसरा, यह संविधान का अंग नहीं है। तो ये गलत है। तो प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग है। और चौथा है कि उसका संशोधन केवल एक बार किया गया। तो ये सही है। तो 46वें संविधान संशोधन 1976 में इसका एक बार संशोधन किया गया है। तो तीसरा गलत है, जिसमें लिखा है कि ये संविधान का अंग नहीं है। तो ये संविधान का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में शब्दों का सही क्रम है। देखिए, उत्तर प्रदेश PCS मेंस में पूछा गया था। सार्वभौमिक, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, प्रजातांत्रिक, पंथ निरपेक्ष, सार्वभौमिक, समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष। तो इसका सही आंसर है पहला वाला है। तो सबसे पहले शब्द है सार्वभौमिक, फिर समाजवादी, फिर पंथ निरपेक्ष और फिर प्रजातांत्रिक। गणराज्य पीछे हुए भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन में है 42वें संविधान संशोधन 1976, 44वें संविधान संशोधन 1978, 7वां संविधान संशोधन 1956 या 49वां संविधान संशोधन 1984। इसका सही आंसर है 42वां संविधान संशोधन 1976 में ये 3 शब्द जोड़े गए थे, क्योंकि ये मूल संविधान में नहीं थे। कौन कौन? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संप्रभु भारत के मामले में कौन सा कथन सही नहीं है। संप्रभु का मतलब होता है जो दूसरे देशों पर निर्भर न करे या हमारे मामले में कोई दूसरा देश हस्तक्षेप न करे।
तो पहला ऑप्शन है कि भारत किसी देश पर निर्भर नहीं है, तो ये सही है। दूसरा, भारत किसी देश का उपनिवेश नहीं है, ये भी सही है। भारत अपने देश का कोई हिस्सा किसी अन्य देश को दे सकता है, तो ये भारत पर निर्भर करता है। भारत के मामले में कोई बाहरी इंटरफियर नहीं हो सकता, भारत चाहे जो कर ले। और चौथा, भारत अपनी आंतरिक मामलों में संयुक्त राष्ट्र की बात मानने को बाध्य है, तो यही गलत है। भारत की अपनी एक संप्रभुता है, भारत किसी की भी बात मानने के लिए बाध्य नहीं है, वो उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। तो चाहे संयुक्त राष्ट्र हो, चाहे कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था हो, उसकी बातों को मानने के लिए भारत बाध्य नहीं है, कोई भी देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से धर्मनिरपेक्ष का सही अर्थ क्या है। पहला है कि राष्ट्र धर्म का विशेष महत्व, तो ये नहीं है। दूसरा, सभी धर्म समान है और सरकार को समर्थन प्राप्त है, यही सही है दूसरा वाला। क्योंकि धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कोई धर्म को विशेष मानने वाला सरकार नहीं होनी चाहिए, मतलब सभी धर्मों को समान रूप से देखना चाहिए और सरकार को सभी धर्मों का सम्मान और समर्थन करना चाहिए, तो बी वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में लोकतांत्रिक के बारे में कौन सा कथन सही है। तो लोकतांत्रिक मतलब लोगों का तंत्र। तो पहला है कि सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथों में है, सही है ये। दूसरा, संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक शब्द का बृहद इस्तेमाल किया गया है, ये भी स्टेटमेंट सही है। तीसरा, इसमें राजनीतिक लोकतंत्र के अलावा आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र को भी शामिल किया गया है, तो ये भी सही है। तो इसमें अगर देखा जाए तो इसमें कह रहा है कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन में केवल 1 2 1 2 1 2 3, तो उपरोक्त सभी, इसका तीनों सही, ये लास्ट वाला सही है, मतलब तीनों स्टेटमेंट इसके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धर्मनिरपेक्ष के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो पहला है कि धर्मनिरपेक्ष या संविधान में पंथ निरपेक्ष यूज किया गया है, भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया, तो ये सही है। दूसरा, धर्मनिरपेक्ष का वास्तविक अर्थ है कि हमारे देश में सभी धर्म समान है और सरकार का समर्थन प्राप्त है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन में 1 2 दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो 1 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रस्तावना के समाजवादी शब्द के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो पहला है कि भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, न कि साम्यवादी समाज, एकदम स्टेटमेंट सही है। दूसरा, लोकतांत्रिक समाजवाद मिश्रित अर्थव्यवस्था में आस्था रखता है जहां सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र रहते हैं, तो ये भी एकदम सही है। तो पहला वाला स्टेटमेंट का मतलब है कि जो मार्क्सवादी सिद्धांत है उसके ज़्यादा नज़दीक हमारा भारतीय संविधान का समाजवाद नहीं है, बल्कि गांधीवाद समाज के ज़्यादा नज़दीक है। तीसरा, समाजवादी शब्द को भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया, तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है, मतलब सही वाला आंसर 1 2 3 उपरोक्त तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान में हमारे राष्ट्र का नाम उल्लेख है। तो ऑप्शन में है भारत, हिंदुस्तान, भारत, इंडिया, इंडिया, हिंदुस्तान, भारत, हिंदुस्तान, तो सही आंसर है भारत और इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के उद्देशिका में संशोधन किया गया है। तो ऑप्शन में है 42वें, 44वें, 40वें या 56वें, तो सही आंसर है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा केवल एक बार संविधान के उद्देशिका या प्रस्तावना में संशोधन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। तो संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य या राज्य की नीति निर्देशित, तो इसका सही आंसर है संविधान की प्रस्तावना। तो संविधान की प्रस्तावना में ही धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान का भाग जो उसकी आत्मा कहलाता है। ऑप्शन में है प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य की नीति निर्देशित या मूल कर्तव्य। तो प्रस्तावना या उद्देशिका को ही संविधान की आत्मा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम भारत के लोग, मतलब वी द पीपुल ऑफ इंडिया, शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में किया गया है। ऑप्शन में है प्रस्तावना, मूल कर्तव्य, मौलिक अधिकार, राज्य के निर्देशित तत्व, तो इसका सही आंसर है प्रस्तावना, क्योंकि प्रस्तावना की शुरुआत ही होती है हम भारत के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिक को लिए सुनिश्चित करना है। पहला, सामाजिक और आर्थिक न्याय, तो ये सही है। विचार तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता, ये भी सही है। तीसरा, अवसर की समानता और व्यक्ति की प्रतिष्ठा, तो ये भी सही है। तो 1 केवल 2 1 3 या 1 2 3 उपरोक्त सभी, तो तीनों स्टेटमेंट इसके एकदम सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी व्यक्ति पूर्णतया और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत जाना जाता है। ऑप्शन में है सार्वभौमिकता, लोक कल्याण, न्याय या संप्रभुता। तो इसका सही आंसर है सार्वभौमिकता। तो सार्वभौमिकता का सिद्धांत है कि सभी व्यक्ति जो हैं पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के उद्देश्य क्या में नहीं है। पहला आर्थिक स्वतंत्रता, धार्मिक न्याय, लोक कल्याण। देखिए आर्थिक न्याय है लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। तो तीनों स्टेटमेंट जो ये दिया गया तीनों नहीं उद्देश्य क्या में है। तो इसका सही आंसर है 1, 2, 3 उपरोक्त तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना के रूप में स्वीकार किया। तो ऑप्शन में है केशवानंद भारती विवाद, हरिहरन विवाद, उपरोक्त में से दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है केशवानंद बनाम केरल राज्य। तो स्पष्टीकरण भी देख लेते हैं। केशवानंद बनाम केरल राज्य विवाद 1973 में उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान के मौलिक संरचना माना है। तो ये दो क्वेश्चन है कि किसने माना है, तो किस केस में, तो केशवानंद बनाम केरल राज्य में, और कब, ये भी कई बार पूछा गया, तो 1973 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। SR बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना को, यहाँ थोड़ा मिसप्रिंटिंग हो गया है, प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग माना है। तो ये एकदम सही है। दूसरा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा माना है। तो पहला वाला स्टेटमेंट एकदम सही है, क्योंकि SR बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1994 मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग माना है। लेकिन दूसरा स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा नहीं माना है, बल्कि उन्होंने संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 32 में दिया गया है, उसको उन्होंने संविधान की आत्मा कहा है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, मतलब केवल पहला ही सही है। तो केवल 1, केवल 2, 1, 2 उपरोक्त दोनों उपरोक्त कौन है, केवल 1 सही है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है कि पंथ निरपेक्षता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। पहला है कि SR बम्बई मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पंथ निरपेक्षता को संविधान के आधारभूत संरचना के रूप में सही ठहराया है। तो एकदम सही है ये। दूसरा, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, ये भी एकदम सही है। तीसरा, मूल संविधान में प्रस्तावना पर चर्चा की गई है। तीसरा और चौथा है कि भारत में पंथ निरपेक्षता को नकारात्मक अवधारणा के रूप में स्वीकार किया गया। तो देखिए मूल संविधान में पंथ निरपेक्ष नहीं था, क्योंकि उसे 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया है। और चौथा है कि भारत में पंथ निरपेक्षता को नकारात्मक अवधारणा के रूप में स्वीकार किया गया है। तो ये भी गलत है, नकारात्मक नहीं है। तो देखिए तीसरे वाले स्टेटमेंट थोड़ा करेक्शन है कि मूल संविधान में पंथ निरपेक्षता पर चर्चा की गई है। तो यहाँ प्रस्तावना नहीं होना चाहिए। पंथ निरपेक्षता, तो आपको मालूम है कि मूल संविधान में पंथ निरपेक्षता नहीं था, उसको 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है। तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन तीसरा और चौथा नहीं सही है। तो इसका सही आंसर है 1 और 2। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में 20 से अधिक IAS, PCS तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नों पर चर्चा किया। इम्फान IAS PCS क्लासेस को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपकी तैयारी भी भरपूर होती रहे।